दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को एक सीरीज वाइज कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और जो बंदे रियल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं, उनको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वहाँ से पुराने एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें, क्योंकि मौत, ग्राहक और परीक्षा का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है और कोई भी आ सकता है। निम्न में से अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। और दोस्तों, जो एडम स्मिथ की मुख्य पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखना कौन है? एडम स्मिथ हैं। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये पुस्तक याद रखना, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है उसको दो भागों में डिवाइड किया रैगनर फ्रिस्क ने, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अर्थ के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। ये बिल्कुल सही है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की आय व्यय की गणना की जाती है, ये भी सही है। बेरोजगारी की गणना की जाती है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, ये भी सही है। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अगर पूछे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो वही एडम स्मिथ, जिन्हें क्या कहा था मैं थोड़ी देर पहले, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक मैंने कहा द वेल्थ ऑफ नेशंस है। ठीक है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत या छोटी लेवल पर क्या किया जाता है? अर्थशास्त्र की गणना की जाती है, या किसी परिवार की आय व्यय की गणना की जाती है, वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में असत्य है। दोस्तों, जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में यह पूछ सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के संबंध में सत्य है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, यही इसका गलत हो गया है। मैंने कहा था कि व्यक्तिगत अर्थ अध्ययन जो किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, या माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, बिल्कुल सही है, यानी बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है, इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी की गणना की जाती है, ये भी सत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेएम किन्स को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक या मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? जेएम किन्स को कहा जाता है। ठीक है, किसको? जेएम किन्स को कहा जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है? दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है वो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को क्या देता है? रोजगार उपलब्ध कराता है। सबसे ज़्यादा लोगों को क्या करता है? रोजगार उपलब्ध कराता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं, या इसी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृषि, वन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन पहले आ रखे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित कौन सा नहीं है? मैंने कहा वन है, खनन है, मुर्गी पालन है, परिवहन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये परिवहन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीयक जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से द्वितीय क्षेत्र के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्र है उसके संबंध में सत्य है, इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। पूछा जा सकता है कि विनिर्माण क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, अगर पूछा जाए औद्योगिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को कहा जाता है। अंतर्गत विद्युत, जल, गैस आदि सम्मिलित हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएगा, सत्य इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर पूछा जाए विद्युत, जल, गैस आदि क्या है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जीडीपी समझते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। दोस्तों जो भारत की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है, आगे मैं बता दूंगा, जीडीपी की फुल फॉर्म आएगी, जीडीपी निकालने की विधियां आएंगी, ये सारी आएंगी, कि सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो दोस्तों वो क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र। और इसी तृतीयक क्षेत्र को याद रखना, हम हर बार ये नहीं कि तुम पढ़ के गए तृतीयक क्षेत्र और वहाँ इस तरीके से ऑप्शन आ गए, जो ये तृतीयक क्षेत्र है इसी को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की जीडीपी में लगभग 54% का योगदान रहता है तृतीयक क्षेत्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों सम्मिलित नहीं है कौन सा, होटल किसके अंतर्गत है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्योग धंधे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो क्या है, बैंकिंग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो कौन सा, अच्छा उद्योग, यार उद्योग धंधे क्या नहीं आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था जो द्वितीय क्षेत्र है इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र को नहीं रखा गया, क्योंकि उद्योग क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र को नॉलेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो नॉलेज सेक्टर के नाम से जाना जाता है, चतुर्थ क्षेत्र को जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र को नॉलेज क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र के अंतर्गत सूचना एवं प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया है। सूचना और प्रौद्योगिकी को, अनुसंधान संस्थानों को, ठीक है, जो अनुसंधान संस्थान है उनको चतुर्थ क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉलेज क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च निर्णय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उच्च निर्णय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो पंचम क्षेत्र को जाना जाता है। और इस पांचवें क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुख्य रूप से दो चीज़ें याद रखना, एक तो मीडिया जो भारत की बिकी हुई नज़र आती है, और दूसरी साइंस, ठीक है, जो भारत में बहुत अच्छी प्रगति करे, चाहे वो मंगल ग्रह लॉन्च हो, चाहे नए उपग्रहों का प्रक्षेपण करना हो। ठीक है, तो ये सारे मीडिया और साइंस को क्या किया गया है, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। यानी अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। आपने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र को हम, जिसको भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र देता है। औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। नॉलेज क्षेत्र चौथा क्षेत्र कहलाता है, और पंचम क्षेत्र को उच्च निर्णय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे कॉलर जॉब्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। जो कॉलर जॉब्स होती हैं तो सर्वाधिक अत्यधिक मेहनत की जो आवश्यकता होती है ब्लैक कॉलर जॉब्स के अंतर्गत होती है। किसके, ब्लैक कॉलर जॉब्स के अंतर्गत होती है, कि वो ब्लैक कॉलर जॉब्स वे कॉलर जॉब्स कहलाती हैं जिसमें अधिक मेहनत होता है और मेहनताना, यानी जो पैसा मिलता है वो कम मिलता है। और इसी कॉलर जॉब्स के अंतर्गत आती हैं खनन, तेल, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं किसकी, ब्लैक कॉलर जॉब्स के अंतर्गत। मैं इनको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहीं पे समझ लो यार, ये एक चीज़ याद रखना, ब्लैक एंड वाइट पीजी, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट पीजी। तो देखो ब्लैक से हो गए ब्लैक कॉलर जॉब्स, फिर इस बी से एक ब्लू कॉलर जॉब्स, वाइट से वाइट कॉलर जॉब्स, पी से पिंक कॉलर जॉब्स, जी से ग्रीन कॉलर जॉब, और एक
गोल्डन कॉलर जॉब्स। तो ये मुख्य रूप से 6 कॉलर जॉब्स होती हैं, जिनमें मैंने कहा कि ब्लैक कॉलर जॉब्स वे जॉब कहलाती हैं जिनमें क्या होता है, अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, रोकड़ा कम मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलर जॉब के अंतर्गत मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है? तो दोस्तों जो मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है वो है ब्लू कॉलर जॉब्स। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब इसमें नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब्स होती है दोस्तों, जो ब्लू कॉलर जॉब होती है वो ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, इसका आंसर याद रखना, ब्लू कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर जॉब्स वो जॉब्स कहलाती है जिसके अंतर्गत मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है। मासिक वेतन निश्चित नहीं होता है मतलब घंटों पर आधारित कार्य का पैसा दिया जाता है, जितने घंटे तुम काम करोगे उसका पैसा दिया जाएगा। वो इस प्रकार की जो कॉलर जॉब होती है वो ब्लू कॉलर जॉब्स कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वह कॉलर जॉब जिसके अंतर्गत शारीरिक कार्य नगण्य होता है? दोस्तों वो कॉलर जॉब जिसके अंतर्गत शारीरिक कार्य नगण्य होता है वो वाइट कॉलर जॉब्स कहलाती है। ऑप्शन सी, वाइट कॉलर जॉब्स कहलाती है। और इसके अंतर्गत आते हैं कौन लोग? टीचर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत और आते हैं ऑफिस वर्क वाले, ऑफिस जो भी मैनेजमेंट ऑफिस वर्क वाले हैं वो सारे वाइट कॉलर, जो यहाँ पे कम शारीरिक मेहनत होती है और बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग होता है, वो वाइट कॉलर जॉब्स आके अंतर्गत आती है। ब्लैक कॉलर जॉब्स मैंने बोल दिया पहले आपको, जहाँ पे ज़्यादा कार्य किया जाता है लेकिन पैसा कम मिलता है, मेहनत का कार्य। ग्रीन कॉलर, अच्छा आगे आएगा ग्रीन कॉलर जॉब्स। अगला क्वेश्चन, वह कॉलर जॉब्स जिसके अंतर्गत महिलाएं अधिक कार्यरत होती हैं? दोस्तों वो कॉलर जॉब्स कौन सी क्या कहलाती है? जिसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो अधिक कार्यरत होती है। और महिलाओं को एक चीज़ याद रखना, कौन सा कलर पसंद होता है? पिंक कलर। ठीक है, तो याद रखना इस कॉलर जॉब को कहते हैं पिंक कॉलर जॉब्स के नाम से जानते हैं, जिसमें महिलाएं अधिक सक्रिय होती हैं। जैसे नर्सिंग हो गया, नर्सेस हो गए, ठीक है, लाइब्रेरियन हो गए, रिसेप्शन पे हो गए। तो ये इस प्रकार की जितनी भी कॉलर जॉब होती हैं वो पिंक कॉलर जॉब के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कॉलर जॉब के अंतर्गत कम मेहनत और अधिक लाभ होता है? दोस्तों कौन सी वो कॉलर जॉब है जिसके अंतर्गत कम मेहनत और अधिक लाभ होता है? तो दोस्तों इस प्रकार की जो कॉलर जॉब होती है वो गोल्डन कॉलर जॉब कहलाती है। क्या कहलाती है? गोल्डन कॉलर। ब्लैक कॉलर जॉब अधिक मेहनत कम पैसा। ग्रीन कॉलर जॉब जो वो कहलाती है जो पर्यावरण के क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं उनके जीवन से संबंधित। ग्रीन कॉलर जॉब, अच्छा 2 बार आ गए, ग्रीन कॉलर जॉब वही हो गए जो पर्यावरण क्षेत्र से लगे हुए हैं। और गोल्डन कॉलर जॉब जहाँ पे बहुत कम काम का अधिक पैसा मिलता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। इस प्रकार की जो कॉलर जॉब होती है वो गोल्डन कॉलर जॉब, या अगर पूछा जाए सर्वाधिक हाई इनकम, ठीक है, किससे प्राप्त होती है तो वो गोल्डन कॉलर जॉब से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अब जो अर्थव्यवस्थाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, याद रखना। एक होती है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बीच में आपको थोड़ा सा सामंतवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन 3 अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसका? उदारवादी अर्थव्यवस्था, या इसी उदारवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूंजी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जिसे मैंने कहा उदारवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, इसका जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। वही एडम स्मिथ जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, जिनकी पुस्तक थी कौन थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। अगला क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है। दोस्तों जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, जिसे उदारवादी या बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बार बार बोल रहा हूं जिससे यहीं पे याद हो। उसका उद्देश्य क्या है? प्राप्त पूंजी को समाज कल्याण में लगाना, बिल्कुल गलत है। अत्यधिक लाभ कमाना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, बिल्कुल गलत बात है। राज्य संसाधनों को सीमित करना, ये भी गलत है। तो दोस्तों यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य होता है अत्यधिक लाभ कमाना। और इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका होता है? तो निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है। जो निजी क्षेत्र होते हैं उनका अधिकार होता है।
अगला क्वेश्चन, अमेरिका व कनाडा की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों जो अमेरिका और कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी, इसमें उदारवादी दे रखा है, इसके बदले उदारवादी अर्थव्यवस्था है। इसी को क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और इसी को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है वो देखने को मिलती है कहाँ पे? अमेरिका और कनाडा में। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है इसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, और इस अर्थव्यवस्था में साधनों पर किसका होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा निम्न में से किसने दी? दोस्तों जो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी थी, ऑप्शन बी। और कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो पता नहीं कितनी बार पूछी गई है भारत के हर एग्जाम में, दास कैपिटल। दास कैपिटल अगर पूछा जाए दास कैपिटल किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स की रचना है, जिन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी थी जिसे राज्य अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का किस अर्थव्यवस्था में नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का होता है? तो दोस्तों वो अर्थव्यवस्था जिसमें नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र का होता है, यानी उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है, वो राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जिसे किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस अर्थव्यवस्था को दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जनता व समाज का कल्याण करना है? तो दोस्तों वो अर्थव्यवस्था जिसका उद्देश्य जनता और समाज का कल्याण करना है राज्य अर्थव्यवस्था कहलाती है, या इसी को क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जो किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने यही अर्थव्यवस्था दी थी। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अपने प्यारे भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित का मतलब है इसमें पूंजीवादी प्लस समाजवादी दोनों के गुण देखने को मिलते हैं और इसलिए ये अर्थव्यवस्था कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है वो जे.एम. किन्स ने दिया था। किसने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो एडम स्मिथ ने दिया क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने दिया क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और जे.एम. किन्स ने दिया क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था दी थी। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था दी थी। तो ये 3 क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है? दोस्तों वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें साधनों पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकार का अधिकार, जैसे देख लो BSNL भारत का, किसका अधिकार है? सरकार का। और उसी साधन पर जियो, ठीक है, अंबानी का अधिकार है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें साधनों पर दोनों क्षेत्रों का अधिकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। और इसी के अलावा एक अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है सामंतवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें तानाशाही प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जैसे चाइना की अर्थव्यवस्था, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है किसमें? चाइना और नॉर्थ कोरिया में सामंतवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ से अगले क्वेश्चनों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन करें। कल आपको इसकी दूसरी क्लास मिल